गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स बीपीएससी ट्रिप फॉर 4.0 और 5.0 के लिए फ्रेंड्स समान अध्ययन का सेशन, जो कि दोस्तों ये पूरा सॉल्व्ड पेपर है दोस्तों। अभी तक में दोस्तों 1.0, 2.0, 3.0 री एग्जाम प्लस में दोस्तों ये 69वीं बीपीएससी के एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों A to Z क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग सोल्यूशन करने वाले दोस्तों इस सेशन में। देखिए दोस्तों, अभी तक में टोटल हमारा दोस्तों हिस्ट्री खत्म हो चुका है दोस्तों, ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, और जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण एवं परिस्थिति भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आज जो दोस्तों हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स, यह है हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पॉलिटी का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारा आज स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों आज, भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा से संबंधित पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित किया गया था दोस्तों। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित किया गया था दोस्तों। ये दोस्तों प्रारूप समिति के द्वारा ऐसा कहा गया था दोस्तों। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसी संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे दोस्तों। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, पी लॉरेंस थे, A.V. अलेक्जेंडर थे, मगर P.J. एंड्रयू नहीं थे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, J. एंड्रयू कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 को दोस्तों 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। जो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव था दोस्तों, ये लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे दोस्तों अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था दोस्तों ये, और A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसके 3 सदस्य थे दोस्तों। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों 24 मार्च 1946 को, ठीक है। जिसमें कि दोस्तों सर पेंथिक लॉरेंस, डॉक्टर लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे दोस्तों, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये दोस्तों अध्यक्ष था, बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था, और A.V. अलेक्जेंडर नौसेना का मंत्री था दोस्तों। इटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आज़ाद ने की। इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उसकी सहायता की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था दोस्तों। कौन सा विभाग था फ्रेंड्स। खाद्य एवं कृषि मंत्री का इसके पास विभाग था दोस्तों, खाद्य एवं कृषि मंत्री का विभाग था। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की थी दोस्तों। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था दोस्तों, और अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। और 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की दोस्तों। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे दोस्तों। तो श्रम मंत्री दोस्तों जगजीवन राम था दोस्तों, याद रखिएगा जगजीवन राम। देखिए इसका सोल्यूशन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत की अंतरिम अस्थायी सरकार में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था, जबकि अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री, आसफ अली को दोस्तों ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री, C. राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, और जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल का कारोबार तथा सरदार पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण का दायित्व दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था दोस्तों। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था दोस्तों। तो 10 से 15% था, 10 से 15%। तो देखिए इसका, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत 10 से 15% था दोस्तों। और भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष
भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों, और BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये दिल्ली में बैठक हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की उद्देशिका संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूची एवं नागरिकता से क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। किससे दोस्तों? ये कनाडा से लिया था दोस्तों। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया था दोस्तों? तो ये कनाडा से लिया था दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से प्रेरित है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार इत्यादि प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। किस चीज़ की अनुमति देता है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। ये कुछ मूल अधिकार रखने की दोस्तों अनुमति देता है दोस्तों, कुछ मूल अधिकार रखने की अनुमति देता है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देते हैं। इसका तात्पर्य है प्रस्तावना की भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है, कुछ मूल अधिकार रखने की अनुमति देता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ मूल अधिकार रखने संबंधी न्याय की गारंटी देती है और संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन सभी होगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? KM पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, ये तीनों थे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, अध्यक्ष फजल अली था, जबकि KM पनिकर तथा HN कुंजरू इस आयोग के सदस्य थे दोस्तों। और वर्ष 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी दोस्तों, वर्ष 1955 में। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है दोस्तों, एक संघ बनाता है दोस्तों। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है दोस्तों, एक संघ बनाता है दोस्तों। सोल्यूशन है किसका? भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। यह संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य अधिग्रहित क्षेत्रों का समावेश होता है। इसे संविधान के भाग 1 में उल्लेखित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही दोस्तों, जनगणना विभाग के द्वारा ये दोस्तों किया जाएगा। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? ये जनगणना विभाग के अंतर्गत ये किया जाएगा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन का कार्य जनगणना विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया दोस्तों? यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों लिया गया। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया दोस्तों। और उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? नीति निर्देशक का दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों। सोल्यूशन किसका फ्रेंड्स? देखिए, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है दोस्तों, अनुच्छेद 37। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, राज्य के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम। देखिए ये नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम दोस्तों। एक अर्ध संघीय राज्य केंद्र के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम दोस्तों। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सोल्यूशन इसका, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है।
सत्य है दोस्तों, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। उल्लेखनीय है कि 1919 के अधिनियम ने डायरची की शुरुआत की, जिसे ब्रिटिश भारत में संघवाद की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। दोस्तों किन अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों ये अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाज़त दे सकता है। दोस्तों तो किस ऑप्शन में, किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 120 के 1 के अनुसार। दोस्तों अनुच्छेद 120 के 1 के अनुसार सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 के 1 प्रावधान करता है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। और अनुच्छेद 110(1) का संबंध दोस्तों धन विधेयक से तथा अनुच्छेद 122 के 2 का संबंध दोस्तों न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न करने से है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित। दोस्तों ये अनुसूचित जनजाति। दोस्तों 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। दोस्तों ये अनुसूचित जनजाति। दोस्तों अनुसूचित जनजाति देखिए फ्रेंड्स, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है। ठीक दोस्तों, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को दोस्तों शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। और छठवीं अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्र की प्रशासन से संबंधित। छठी अनुसूची में ये चारों राज्य दोस्तों। और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है। दोस्तों राज्यपाल जो है दोस्तों राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। दोस्तों किंतु इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। दोस्तों तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता को से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से। दोस्तों ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। दोस्तों और अनुच्छेद 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। दोस्तों अनुच्छेद 14 का संबंध दोस्तों विधि के समक्ष समता से। दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा। और 15 में राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दोस्तों संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से। दोस्तों नेक्स्ट है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था। दोस्तों ये 1975 में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था। कब बना था ये, तो 1975 ईस्वी में बना था। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को बना। सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। देखिए सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को बना था और सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। दोस्तों किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। दोस्तों तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा पारित की गई थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। दोस्तों सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI योजना भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रारंभ की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पारीय भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने हेतु योग्य होंगे जो 26 जनवरी 1950 तक उसके पश्चात भारत के नागरिक थे या भारतीय नागरिक होने के पात्र थे। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश या सरकार जिसे निर्दिष्ट करे उस देश के नागरिक को छोड़कर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक इसका ऑप्शन सही होगा। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, भारतीय वर्ष के संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व किस में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। दोस्तों तो व्यक्ति की गरिमा को, देश की एकता अखंडता को, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता को। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना है। यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातों को आश्वासित करता है। दोस्तों एक व्यक्ति की गरिमा और देश की, दूसरा देश की एकता एवं अखंडता को। एक व्यक्ति की गरिमा को, एक दूसरा देश की एकता एवं अखंडता को। दोस्तों अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा दोस्तों मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा मूल कर्तव्य से क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, रोजगार मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। दोस्तों चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। दोस्तों ये मूल अधिकार है। दोस्तों चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। ये दोस्तों मूल अधिकार है। दोस्तों सोल्यूशन देखिए इसका, भारत में चुप रहने की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान आरोपी को आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार देता है, जो कानून एक मौलिक अधिकार है। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। दोस्तों ये हमारा एक मूल अधिकार है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों तो ये दोस्तों फर्स्ट में प्रावधान है दोस्तों, और सेकंड में भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों देखिए दोस्तों, कार्य की न्याय संहिता। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए दोस्तों, सबसे पहले कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं। ये दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 42 में। दोस्तों कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशा ये किसमें है। दोस्तों अनुच्छेद 42 में है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट है समान सिविल संहिता, ये अनुच्छेद 44 में है। और राष्ट्रीय महत्व के समान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं। दोस्तों ये अनुच्छेद 42 में है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। ये देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी सही होगा। दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, भारत में मूल अधिकारों के बारे में दिए गए प्रश्न में से एक से अधिक उत्तर सत्य है। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा। दोस्तों वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। सी में दोस्तों, वे न केवल राजनीति एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, भारत में मूल अधिकारों के बारे में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक उत्तर विकल्प सत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 के तहत संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समान कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ये संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। ये न केवल राजनीति एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों तो इसका देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसका भी सही होगा। देखिए दोस्तों, भारतवर्ष के अंतर्गत अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में दिए गए प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार गिरफ्तार किया या दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात भारतीय संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया गया। एक संविधान में अपराध से अधिक दंड सुरक्षा दी गई। दोस्तों
इसमें दोस्तों दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया गया एवं संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों दोहरे दंड, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी जाती है दोस्तों। और उसके बाद देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक एवं विभागीय कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही होगा दोस्तों, मूल कर्तव्य है। तो देखिए दोस्तों, एक से अधिक ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है दोस्तों। देश की एकता एवं अखंडता के कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ये सब मूल अधिकार है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसे संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अतः दिए गए प्रश्न विकल्पों में देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। ये सब दोस्तों हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि सीमित दोस्तों यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है दोस्तों। यह उसका देखिए, यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है। यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है दोस्तों। ये सब गलत है दोस्तों। देखिए सी सही है, यह विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है दोस्तों। प्रेस स्वतंत्रता, सोल्यूशन देखिए, भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 के तहत प्रदत्त वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और लोगों को सरकार के कार्यों के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देने का अवसर देकर लोकतंत्र को बढ़ावा देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है दोस्तों। तो यह दोस्तों रिट जारी कर सकता है न्यायालय दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है दोस्तों। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है दोस्तों। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है दोस्तों संसद। अब देखिए दोस्तों, हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर में, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन दोस्तों। देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय न्यायपालिका को संसद के अधीन बनाने का प्रयास किया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई, जिसका कारण संविधान के वृहत प्रावधानों में संशोधन किया गया है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय न्यायपालिका को संसद के अधीन बनाने का प्रयास किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों व उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था दोस्तों। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किस मुद्दों का सामना किया था। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा दोस्तों। एक से अधिक ऑप्शन सही है दोस्तों। सामाजिक व आर्थिक रूपांतर, अन्न की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और दक्षिण में हिंद विरोधी आलोड़न। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल 1965 से 1966 में भारत के समक्ष खाद्यान्न की समस्या, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा देश में तथा दक्षिण में हिंद विरोधी आंदोलन का सामना करना पड़ा। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति थे दोस्तों। यह नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोल्यूशन है किसका, भारत में प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। यह वर्ष 1977 से 1982 तक भारत के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए दोस्तों, आज हम अपने सेशन को आज यहीं तक रहने देते दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग को जरूर दबा लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन अब इस चैप्टर में बच गया दोस्तों पॉलिटी में दोस्तों, वो कल करके इस चैप्टर पॉलिटी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।